अब यहाँ भी हमने छोड़ा था, हमने हैंड असेंबली की थी। और हैंड असेंबली में हम क्या कर रहे थे कि हम एक इंस्ट्रक्शन पकड़ते थे और उसकी बाइनरी बनाते थे, ठीक है। और बाइनरी बना के एंड पे बाइनरी नहीं लिखते थे, उसको हेक्सा की फॉर्म में ज़रा समेट के लिख देते थे। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं तुम्हें एक मेमोरी दिखा सकूं, यानी ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ था इसकी मेमोरी दिखा सकूं, तो ये हर एड्रेस पे यानी 400 एड्रेस पे एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है ना। तो हैंड असेंबली के अमल में तुमने किया ये है एक्चुअली कि तुमने उस इंस्ट्रक्शन की बना ली है बाइनरी। अब तुम्हें पता है कि एक्चुअली तो वहाँ पे मेमोरी के अंदर बाइनरी पड़ी होगी ना, तो एक्चुअली तो ये पड़ी होगी। ये अब कितनी है? ये एक डिजिट है। हेक्सा का एक डिजिट जो है वो 4 बिटें होता है। तो ये 1 बाइट हो गया, ये 2 बाइट हो गए, ये 3 बाइट हो गई, ये 4 बाइट हो गए। तो 4 बाइट की एक इंस्ट्रक्शन होती है। तो हमें पता है कि एसआरसी जो है वो 32 बिट का प्रोसेसर है, तो 4 बाइट की जारी बात है एक इंस्ट्रक्शन होती है। तो पहली 400 पे आएगी, फिर 404 पे, फिर 408 पे, सो ऑन। अच्छा, अब ये इंस्ट्रक्शन एनालिसिस वाला तुमने करना था। अच्छा, अब हम करेंगे रिवर्स असेंबली। रिवर्स असेंबली में ये है कि हमने मेमोरी खोली है और मेमोरी खोल के हमें ये प्रोग्राम लिखा हुआ मिला है। ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन ये है कि ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो असेंबली का जो अमल था, हैंड असेंबली का, वो ये था कि हमारे पास कोड लिखा होता था और हम बाइनरी बनाते थे। और अब इस दफा ये है कि हमारे पास बाइनरी लिखी हुई है और हम उसका कोड बनाएंगे कि ये लिखा क्या हुआ है। एक्चुअली हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। और ये आसान लगना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो आ, कैसे इसको स्टार्ट करोगे? जो जो काम हैंड असेंबली में किया है ना उसको उलट कर दो बस बेसिकली, ठीक है। यानी हैंड असेंबली में तुमने ये था कि बाइनरी से हेक्सा गए थे, तो इसमें हेक्सा से इसकी बाइनरी बना दो। तो 6 की बाइनरी 011 0, फिर 8 की 10000, फिर सी क्या होता है 10 11 12, तो 1100। 2 की बाइनरी 0010, फिर 0 1 2 3 4, और फिर 0 1 2 3 4, फिर 3, और फिर 1 होता है 10 10। ये एक एक्स्ट्रा क्यों आ गया मेरा? ये एक एक्स्ट्रा टाइप हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये बनती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद स्टेप ये है कि सबसे पहले तुम्हें अब ये नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम इसकी पहले 5 बिटें अलहदा करोगे, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि पहली 5 बिटें जो है वो है ऑप कोड। हर इंस्ट्रक्शन टाइप में पहली 5 बिटें ऑप कोड है, वो है 1101, ठीक है। और अब तुम ऑप कोड की टेबल में जाओगे ये देखने कि भाई ये ऑप कोड किस चीज़ का है। तो 1101 था शायद। हाँ, 1101। तो अब यहाँ पे तुम ऑप कोड ढूंढोगे कि 1101 ये लग रहा है, नहीं ये 111 हो गया। ये है 1101 एड आई। तो ये इंस्ट्रक्शन तुम्हें पता लग जाती है कि ये ऐड इमीडिएट की इंस्ट्रक्शन है। तो रिवर्स असेंबली ऐसे होगी कि तुमने बाइनरी में से पहले ऑप कोड निकाला, अब तुम्हें पता चल गया कि ये ऐड इमीडिएट की इंस्ट्रक्शन है। आगे काम वैसे ही है जैसे पहले होता था। इसकी टाइप आइडेंटिफाई करते हो, मेरा ख्याल है ये टाइप सी थी, लेकिन फिर भी अगेन चेक कर लो इनका। तो टाइप सी में ये ऐड इमीडिएट आती है, ठीक है। अब आगे तमाशा वही है कि तुम्हें टाइप सी पता है कि इसमें 2 रजिस्टर आने हैं और फिर कांस्टेंट आना है। तो अब तुम्हें ये पता चल गया है कि ये जो था, ये जो तुम्हारी बाइनरी थी, इसमें तुमने अभी सिर्फ ऑप कोड अलहदा किया है। अब तुम इसमें अगले 5 अलहदा करोगे, 1 2 के डब्बे बना लो। तो 1 2 3 4 5 ये, तो ये एक रजिस्टर हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 ये दूसरा रजिस्टर हो गया। और उसके बाद ये सारा कुछ जो है ये एक कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये रजिस्टर कौन सा है? 000 11 है, तो तुम समझ गए कि ये R3 है। ये 1 लिखा हुआ है तो तुम समझ गए कि ये R1 है। और अब रह गया सिर्फ कांस्टेंट जिसका मसला है, तो वो 111010 आ गया। तो उसको भी देख लो वो क्या है, इसको डालो प्रोग्रामर में, बाइनरी में 1110 ज़्यादा हो गया 010। इसकी डेसिमल देख लो तो ये 58 लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ आ गई ये सारा
गेम चलाने के बाद ये इंस्ट्रक्शन है क्या? ये इंस्ट्रक्शन है ऐड इमीडिएट, R3 में रिजल्ट डालो, R1 को ऐड करो, उसके अंदर 58 ऐड करो। तो रिवर्स असेंबली जो है वो ये करती है ना, रिवर्स असेंबली तुम्हें ये बताती है कि अगर तुम्हें मेमोरी में बाइनरी का कोड लिखा हुआ मिल जाए इस तरह से, तुम उसको तोड़ोगे कैसे? ठीक है, ये सब सारा करके दिखाया। हाँ, ये एंड पे इंस्ट्रक्शन बन गई ना, ऐड इमीडिएट R3 R1 58। अगर तुम्हें पिछला टॉपिक समझ आ गया ना हैंड असेंबली का, तो फिर ये बच्चों वाली बात है। अगर तुम्हें हैंड असेंबली अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि वो कैसे करते हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं होगी। अगेन प्रैक्टिस है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, चला के देखना, इसने करके दिखाया हुआ है, और फिर करके देखना, ये सारे कोई ट्रांसलेट करेगा। लो जी, ये छोटी सी चीज़ थी जो पिछली दफा से रह गई। अब हम चलेंगे आगे। तो आगे चलेंगे, एक सेकंड होल्ड करो। अच्छा, अब हमने एक प्रोसेसर पढ़ा है, SRC, सिंपल रिस्क कंप्यूटर। हमने उसको कैसे पढ़ा है? हमने उसका पहले देखा था प्रोग्रामर व्यू। तो हमने देखा था कि कितने रजिस्टर हैं, क्या हो रहा है, सो ऑन। उसके बाद हमने कल उसका देखते रहे आइजा व्यू। ये आइजा व्यू था सारा ना, कि उसकी इंस्ट्रक्शंस देखी, उसकी टाइप्स देखी, हैंड असेंबली की, ये सब आइजा व्यू था। अब इसके अगला व्यू जो है वो है आरटीएल व्यू, और आखिरी व्यू जो है, जो हम नहीं करेंगे, वो है लॉजिक डिजाइनर्स व्यू। ठीक है, यानी पहले प्रोग्रामर ने मोटा मोटा देखा ऊपर से कि ये है क्या सीपीयू भाई, इसमें रजिस्टर कितने हैं, इसमें क्या क्या कुछ है। आइजा में आके हमने ये देखा कि भाई ये कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस रन कर सकता है। आरटीएल में आके हमने ये देखा, अब देखने लगे हैं कि रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में ये किस तरीके से चलेगा। जरा आरटीएल देख लो क्या होता है। आरटीएल दो कैटेगरीज में टूटती है, बिहेवियरल और स्ट्रक्चरल। बिहेवियरल ये बताती है कि एक कमांड जो है, एक इंस्ट्रक्शन जो है, वो किस तरीके से काम करती है, उसका बिहेवियर बताती है कि वो इंस्ट्रक्शन करती क्या है, उसका मतलब, उसका मकसद है क्या इंस्ट्रक्शन का। और स्ट्रक्चरल ये बताती है कि वो इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर में किस तरीके से चलती है, हार्डवेयर में कौन सी चीज़ें खुलती हैं, बंद होती हैं, करंट किधर से किधर जाता है, तो वो रन होता है। वंस अगेन, प्रोग्रामर व्यू में सिर्फ तुम्हें ये पता चला कि भाई इतने रजिस्टर हैं और ये सारी गेम है इस प्रोसेसर की। लेकिन आइजा व्यू में तुमने इंस्ट्रक्शंस देखी ना, ऐड इमीडिएट, लोड, स्टोर, ये सारी इंस्ट्रक्शंस तुमने देखी। अब आरटीएल में तुम्हें दो किस्म की आरटीएल मिलेगी। बिहेवियरल आरटीएल तुम्हें बताएगी कि वो इंस्ट्रक्शंस काम करती क्या है, एग्जैक्टली क्या करती हैं, और स्ट्रक्चरल बताएगी कि वो चलती कैसे हैं हार्डवेयर में। ठीक है, स्ट्रक्चरल बहुत आगे जाके है, 12वें 13वें लेक्चर में है। तो फिलहाल सिर्फ आरटीएल है। आरटीएल से बनता है यार रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। आरटीएल स्टैंड्स फॉर रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। एट द एंड ऑफ द डे ये एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की तरह, और इसके अपने रूल्स हैं कि ये कैसे काम करती है। अब इसके कुछ रूल्स हम ज़रा मोटे मोटे देख रहे हैं। रजिस्टर्स के नाम कैसे लिखते हैं इसके अंदर, वो इस तरीके से लिखते हैं। ये लिखा हुआ है कि मैं आईआर रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, और आईआर रजिस्टर की बिट नंबर 0 से लेकर बिट नंबर 31 तक की बात कर रहा हूँ। ये बिट्स लिखी हुई हैं, और ये ऐसे ही लिखना है, 31 डबल डॉट 0। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये निशान नेमिंग का निशान है, कि तुम जिस तरह असाइन नहीं कर रहे होते, नेम दे रहे होते हो किसी वेरिएबल को या किसी चीज़ को, ये वो है। यानी फॉर एग्जांपल इसको पढ़ो ना, ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि आईआर रजिस्टर की जो बिट नंबर 31 से 27 है। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली। ये मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने ये जो इंस्ट्रक्शन थी उसकी बिट नंबर 31 से 27 उठाई थी, सिर्फ हाईएस्ट 5 उठाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि इनको मैं ऑप कोड कहता हूँ। तो ये मैंने असाइन करवा दिया, नेम करवा दिया एक ऑप कोड नाम के वेरिएबल को। तो ये मेरा ऑप कोड हो गया। उसके बाद अगला जो था वो आर ए रजिस्टर हो गया, उससे अगला जो था वो आर बी रजिस्टर हो गया, सो ऑन। नज़र मार लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसके बाद दो इंडिकेटर्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है, एक रन का और एक स्टार्ट का। रन जो है ये एक फ्लैग है जो या 1 होएगा या 0 होएगा, और ये तुम्हें बताता है कि पीसी इस वक्त रनिंग में है या स्टॉप्ड है, जो तुम्हारा पीसी है। और स्टार्ट एक सिग्नल है जो वो करेगा, तुम सिग्नल दे रहे हो बेसिकली सीपीयू को कि स्टार्ट हो जाए। तो तुम्हारा एसआरसी एक डब्बा है बेसिकली, जिसपे दो तुम्हें, एक इंडिकेटर मिल गया रन का जो तुम्हें बता रहा है कि चल रहा है या नहीं, और एक स्टार्ट का बटन मिल गया जो तुम्हें स्टार्ट कर देगा। और बाकी रजिस्टर्स वगैरह तो वो तो हैं ही ना, वो तो चलेंगे। ये प्रॉपर सारी आरटीएल की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। मैं ये एंड टू एंड तो नहीं पढ़ूंगा, मैं तुम्हें एग्जांपल्स करवा देता हूँ। इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है कॉमे और सेमीकोलन में। मेजर डिफरेंस, कॉमा जो होता है वो कॉन्करेंट होता है, कॉमा ये है। तो ये दोनों ही पढ़ लूँगा, साथ साथ ही लिखे हैं। तो सेमीकोलन जो है वो सीक्वेंशियल होता है, और कॉमा जो है वो कॉन्करेंट होता है। सीक्वेंशियल वो है जो तुम बचपन से पढ़ रहे हो कि एक स्टेटमेंट खत्म होती है, सेमीकोलन लगता है, फिर अगली स्टेटमेंट चलती है। ये सीक्वेंशियल है, पहले एक लाइन चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी। दिस इज सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन मीन्स कि एक ही वक्त में इकट्ठी चल रही है। तो कॉमे और सेमीकोलन का फ़र्क बहुत डीप फ़र्क है आरटीएल के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल हम पकड़ते हैं कोई एक इंस्ट्रक्शन और उसको करते हैं। अम, हाँ, ये पढ़ो ज़रा, ये क्या लिखा है इसमें। ये जो कोलन का निशान है ना, कोलन, ये इफ़ की कंडीशन होती है। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है कि इफ़ ऑपकोड इज़ 14, ये लिखा हुआ है कि इफ़ ऑपकोड इज़ 14, तो करना क्या है कि आरबी में से आर सी को माइनस करना है, और वो वैल्यू असाइन करवा देनी है आर ए को। यानी आई एम श्योर कि ये 14 नंबर जो है ये कुछ सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन होती होगी ना, लेकिन इसको पढ़ना इस तरह से आरटीएल को कि इफ़ ऑपकोड इज़ 14, तो तुम आर बी आर सी को माइनस करके आर ए में डाल दो, और उसके एंड पे सेमीकोलन लगा हुआ है। अच्छा, अब ये तो बहुत ही लंबा काम हो जाएगा इसको करना, इसको ज़रा स्किप कर दो, बहुत ही लंबा हो जाएगा। सबसे पहला काम जो आरटीएल में इंपॉर्टेंट है ना, वो फैच है। वैसे तो ये टाइम होए तो बंदा खुद बनाएगी, ये मज़ेदार चीज़ें हैं। तो इंस्ट्रक्शन फेच जो है उसका क्या मतलब है, फेच करने, फेच में क्या होता है? तो फेच में ये होता है कि हम कंडीशन चेक करते हैं कि अगर पीसी रनिंग में नहीं है, इसको पढ़ो ज़रा कैसे है, इफ़ नॉट रनिंग एंड स्टार्ट, यानी अगर पीसी रनिंग में नहीं था और स्टार्ट का सिग्नल आ गया है, तो पीसी को रनिंग में डाल दो, ठीक है ना। यानी बेसिकली मतलब ये है कि पीसी ऑफ पड़ा हुआ था लेकिन स्टार्ट का सिग्नल आ गया, तो अब क्या करना है, तुमने पीसी की स्टेट को रनिंग कर देना है, ठीक है, गुड। ये लिखा हुआ है कि इफ़ पीसी वाज रनिंग, अगर वो पहले से रनिंग में था, अब तुमने एक्चुअली फेच करना है। फेच कहाँ से करते हो, फेच कैसे करते हो? फेच ये होता है कि पीसी तुम्हें बताया था इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो फेच कहाँ से करते हो? पीसी से। पीसी जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी का सेल उठाओ, उठा के आईआर में डाल दो, ये फेच होता है। ये एक लाइन, ये इतना हिस्सा फेच करना होता है। उसके बाद ये हम पीसी को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई पीसी जहाँ पे पॉइंट कर रहा था वो इंस्ट्रक्शन तो अब हमने उठा ली, अब पीसी अगली इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट करेगा, इसलिए उसको +4 किया। ये हिफ्स कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब खुद 14वें 15वें लेक्चर में भी यही लिख रहे होगे, क्योंकि ये डिफरेंट तरीकों से कर रहे होगे। तो फेच आपको बड़ी ज़्यादा शीशे की तरह क्लियर होनी चाहिए। फेच के दो हिस्से हैं, अगर पीसी रनिंग में नहीं है फिर तो फेच नहीं ना हो सकता, रनिंग में है ही नहीं। लेकिन फिर ये चेक कर लो कि स्टार्ट का अगर सिग्नल आया है तो उसको रनिंग में डाल दो। फेच सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब पीसी रनिंग में है, ज़ाहिर बात है, तभी फेच होएगा ना, तभी मेमोरी चल रही है, तभी सारा कुछ चल रहा है। फेच करने के बाद करता क्या है सीपीयू, डिकोड और एग्जीक्यूट, उसको चलाना है उसने। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन लिखी हुई है, ये इंटरेस्टिंग है। ये लिखा हुआ है इफ ऑपकोड इज 1 तो ये कर दो, इफ ऑपकोड इज 2 तो ये कर दो, इफ ऑपकोड इज 3 तो ये कर दो, और एंड पे सबके लगे हुए हैं कॉमेंट, विच मीन्स कि ये सारी की सारी कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन है। अच्छा, तमाशा क्या है? तमाशा ये है कि पहले इंस्ट्रक्शन फेच होएगी, उसके बाद इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सारी बात है, सारी तो नहीं चलेंगी, कोई एक ट्रू हो जाएगी जिसका ऑपकोड मैच कर जाएगा, वो वाला हिस्सा चल पड़ेगा। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन हो गई।
और एग्जीक्यूशन करने के बाद ये लगा हुआ है सेमीकोलन, विच मीन्स के यहाँ तक ये खत्म हुआ और इसके बाद अब IF लिखा हुआ है विच इज इंस्ट्रक्शन फेच। तो फेच करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर फेच करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा और बस यही तमाशा चलता जाएगा, फेच एग्जीक्यूशन। अब इसका मजा तो है लेकिन पिछली क्लास याद होनी चाहिए। तुमने सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो पढ़ी थी वो LD की इंस्ट्रक्शन थी, ठीक है, जिसका ऑप कोड 1 था। तो उसमें हमने क्या कहा था कि वो एक डिस्प्लेसमेंट एड्रेस की मदद से एक रजिस्टर को लोड करेगा। मतलब LD हमने कहा था ना कि वो मेमोरी से रजिस्टर में जाएगी चीज़। तो अब ये कह रहा है कि अगर ऑप कोड 1 है तो वो उठा के उधर रख दो। अच्छा, इसी तरह से तुमने एक इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी LDR, जो थी तो यही, सिर्फ फ़र्क ये था उसमें कि उसमें रिलेटिव एड्रेस यूज़ होता था। अब ये मैं पढ़ा नहीं रहा, ये तुम जितनी इंस्ट्रक्शंस तुमने पढ़ी थी ST, STR, LA जितनी भी थी, ये उन सब की उसने जितनी भी वो लिख सकता था उसने वो लिख दिया है, RTL लिखने की कोशिश की है। अब इसमें जो डिफरेंट हिस्से हैं वो मैं तुम्हें करवा देता हूँ। एक तो ये तुम्हें डिफरेंट नजर आएगा, ठीक है। ये है एंड की स्टेटमेंट, यानी अगर तुम जाके पीछे ऑपकोड 21 ढूंढोगे तो तुम्हें वो पता चलेगा कि भाई ये एंड की वो थी इंस्ट्रक्शन। ये करती क्या है, अगर ऑपकोड 21 है तो एंड करना है, किसको एंड करना है, RB को और एक कांस्टेंट को, ठीक है। ये छोटा सा लिखा होता है साइन एक्सटेंड। साइन एक्सटेंड का मतलब जरा समझ लो, RB जो है वो 32 बिट का है, C2 जो है वो 17 बिटों का है। तो 32 बिट की चीज को 17 बिट के साथ तुम काम नहीं कर सकते, तो इस 17 बिट की चीज को तुम्हें साइन एक्सटेंड करना पड़ता है। साइन एक्सटेंड करने का मतलब होता है कि तुम्हें उसको 17 से 32 बिटों पे लेके जाना होता है। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि बस आंखें बंद करके जीरोस लगा दो। अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो आंखें बंद करके जीरो लगाते हो, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो 1 लगाते हो, क्योंकि फिर टूज कॉम्प्लीमेंट का चक्कर चल रहा होता है। तो इसलिए हम ये नहीं लिखते कि बस जीरो लगा दो, हम लिख देते हैं कि साइन एक्सटेंड कर दो। इसका मतलब ये है कि वो साइन के हिसाब से आप उसकी बिटें बढ़ा के वो जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक ले जाते हो, ठीक है। अब ये सारी वही मतलब चल रही है। अब यहाँ पे जो नई चीज़ें हैं वो ये है, ये बिल्कुल नया है। अगर ऑपकोड 26 है तो 26 जब तुम जाके देखोगे तो वो है शिफ्ट राइट की इंस्ट्रक्शन है, शिफ्ट राइट की। ये बड़ा टेढ़ा काम, काफ़ी टेढ़ा काम है, क्योंकि तो तुम शिफ्ट राइट करते हो तो तुम कर क्या रहे हो एक्चुअली। अगर तुम किसी नंबर को, ये नंबर लिखा हुआ है और अगर तुमने इसको n टाइम्स शिफ्ट राइट करना है तो तुम करते क्या हो, तुम यहाँ से, यानी तुम 31वीं बिट से शुरू होते हो और जाते कहाँ तक हो, ये 0 से n तक करना है ना, तो ये n+1 होएगा शायद, पता नहीं n होएगा या n+1 होएगा। मतलब तुम ये वाली सारी बिटें तो एज इट इज उठा लेते हो ना, यानी ये वाला सारा हिस्सा तो तुमने एज इट इज उठा लेना है और इसको तुम ले आओगे इधर, राइट शिफ्ट कर रहे हो ना, इसको इधर ले आओगे। लेफ्ट साइड से तुम जीरोस लगाओगे, कितने जीरोस लगाओगे, n टाइम्स जीरोस लगेंगे, n जीरोस लगेंगे ना भाई, तुमने n टाइम शिफ्ट किया तो n जीरोस लगेंगे। तो बेसिकली होएगा ये कि ये नंबर, अब देखो समझ आएगी, तो आ, ये तो इस नंबर की तुमने सिर्फ बिटें उठाई हैं 31 से लेके n तक। यार n+1 मेरा दिल कर रहा था, लेकिन चलो n तक कर लो। तो 31 से n तक बिटें उठाई हैं तुमने सिर्फ ये, और उसके लेफ्ट साइड पे तुमने n टाइम्स जीरो लगाया है, ठीक है। अब जरा निशान समझ लो, ये C का निशान कॉन्कैटिनेट है, ये जो C का निशान लगा हुआ है ये कॉन्कैटिनेट का निशान है, और ये जो अल्फा लगा हुआ है इसका मतलब रेप्लिकेट है, रिपीट करना। तो ये इसको पढ़ना है कि n टाइम्स जीरो है, n दफ़ा जीरो लिखा हुआ है, उसको कॉन्कैटिनेट किया है RB के साथ, लेकिन सिर्फ बिट नंबर 31 से n के साथ, वो ये वाली तस्वीर बनती है। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये आता है, ये पूछा जाता है। ये वाला एग्जांपल ये बन जाता है। अच्छा, लेफ्ट वाला बहुत ही मुश्किल है अब जब लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो वो और ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन चलो एक स्टार्ट, ये वाला लेफ्ट शिफ्ट, क्योंकि उसमें 31 - n करना पड़ता है तुम्हें,
तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये यही है कि इसको पढ़ो, करो, मसले निकालो, लेके आओ, यही हो सकता है। तो ये वो चीज़ ज़रा है जो मैं तुम्हें समझा रहा था कि पहले फेच होएगी, फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होती है। एग्जीक्यूशन कैसे होती है? वो पैरेलल होती है, यानी वो कॉमे लगे होते हैं एंड पे आरटीएल के, वो सारा एक ही दफ़ा में, क्योंकि भाई 32 की 32 इंस्ट्रक्शंस तो नहीं ना एग्जीक्यूट होनी, या ऑप कोड 31 होएगा या ऑप कोड ये होएगा, जो भी होएगा वो वाली ब्रांच एग्जीक्यूट हो जाती है और फिर आगे आप फैच के ऊपर जाके काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर सारे को मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि अगर ऑप कोड 1 है तो ये कर दो, अगर ऑप कोड 2 है तो ये कर दो, सो ऑन। कॉन्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स की हम बात कर चुके हैं कि इसका क्या मतलब, ये सारा रिपीट हुआ हुआ है, सारा ही रिपीट है। अच्छा, ये वाला हिस्सा मैं छोड़ दूंगा, हमेशा छोड़ता हूँ। ठीक है, ये अब ये है कि तुमने अभी आरटीएल का व्यू देखा, लेकिन सिर्फ बिहेवियरल का, तुमने अभी स्ट्रक्चरल नहीं देखी बाय द वे, वो अजाब है। तो बिहेवियर आरटीएल तुमने देखी, जिसमें तुम्हें ये पता चलता है कि कमांड्स सारी एग्जीक्यूट कैसे करती, कैसे हैं, काम करती क्या है कमांड्स। ठीक है, ये तुमने बेसिकली आरटीएल में देखा कि कमांड्स ये करती हैं कि भाई आर बी की फलानी बिटें उठाती हैं, उसको कॉन्कैटिनेट करती हैं आर बी की फलानी बिटों के साथ, मतलब वॉट एवर। तो ये सिर्फ है कि किस तरीके से तुमने कमांड चलती किस तरीके से। चाहे मैथ में क्या कहता है कि इसके बाद का व्यू है लॉजिक डिजाइनर का व्यू। ठीक है, लॉजिक डिजाइनर का व्यू क्या होता है कि मदरबोर्ड पे हो क्या रहा है, सर गेट डिजाइन करना। गेट्स क्या हैं, ये जो कमांड चलानी है इसके लिए कौन से गेट खोलने हैं, कौन से गेट, कौन सा डाटा किधर से किधर लेके जाना है, ये मतलब टेढ़ा सा काम है। तुम्हें भी कहूंगा जितना टाइम तुम्हारे पास है बेसिकली छोड़ दो। ठीक है, करना चाहते हो मैं तुम्हें गोली की तरह गुजार देता हूँ, लेकिन मैं तो कहूंगा छोड़ दो। सबसे पहले तो ये चार चीज़ें याद करो ना, ये तुम्हें याद है? एक फ्लिप फ्लॉप क्या होता था, एक रजिस्टर क्या होता था, एक मल्टीप्लेक्सर क्या होता था, और ट्राई स्टेट बफर क्या होता था। फ्लिप फ्लॉप यूज होता था एक बिट स्टोर करने के, बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस थी क्योंकि तुम्हारी मेमोरी सारी फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से बनी हुई थी। ये फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोर करता था। रजिस्टर में 8 बिटें इकट्ठी स्टोर हो जाती थी, बेसिकली 4 फ्लिप फ्लॉप लगे होते थे अंदर, इसके 4 फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं, और रजिस्टर क्या होता है कि वो 4 बिटें इकट्ठी स्टोर कर लेता है। रजिस्टर ही है, क्या दिखा रहा है पता नहीं क्या दिखा रहा है। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लेक्सर एक इंपॉर्टेंट डिवाइस थी, ये N to 1 थी। इसमें n इनपुट चैनल्स होते थे और 1 आउटपुट चैनल होता था। मल्टीप्लेक्सर में होता यह था कि तुम्हारे पास मल्टीपल इनपुट्स आ रही होती थी और कोई एक इनपुट तुम बाहर निकाल लेते थे। आउटपुट होती है एक थी ना, कोई एक चैनल तुम सेलेक्ट कर लेते थे, बाहर निकाल लेते थे। वो सेलेक्ट होता था इधर सेलेक्ट लाइंस की मदद से, तुम बताते थे कौन सा चैनल सेलेक्ट करना है, वो वाला चैनल बाहर आ जाता था। ट्राई स्टेट बफर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस थी, ये सर्किट कार्ड देती थी। ट्राई स्टेट बफर इस तरह का लगता था, नॉट गेट की तरह, और ऊपर इसके एक कंट्रोल वायर होती थी। ये कंट्रोल वायर ही पहचान है कि ये ट्राई स्टेट बफर है, नॉट गेट नहीं। अगर ऊपर ये कंट्रोल लाइन ना हो तो फिर तो ये नॉट गेट ही बन गया ना। तो ट्राई स्टेट बफर करता ये था कि सर्किट काट देता था, या तो ये कंट्रोल वायर खुल जाएगी, ये सर्किट ओपन रहेगा, एक नॉट गेट सिंपली चलता रहेगा, या ये होएगा कि ये सर्किट यहाँ से कट जाएगा, हाई इंपीडेंस बन जाएगा, विच मीन्स कि ये दोनों साइडें एक दूसरे को देख नहीं सके। ये ट्राई स्टेट बफर करता था। अब वो तुम्हें जो आरटीएल थी, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज थी, उसको तुम्हें सर्किट्स में करके दिखाएगा। वो कहता है कि तुमने आरटीएल में बड़े आराम से ये लिख दिया कि अगर कंडीशन ठीक है तो ये डेटा उठा के इधर फेंक दो, लेकिन ये एक्चुअली होना किस तरह है? तो वो कहता है कि वो होना इस तरह है कि हमने ये कंडीशन इस तरह से चेक करनी है कि ये कंडीशन है। तो अगर ये कंडीशन ठीक है, विच मीन्स कि ये सारे सर्किट्स खुल जाएंगे, तो इस रजिस्टर में से डेटा लेके उसने भेज दिया इस रजिस्टर में। तो वो कह रहा है कि ये जो तुम आरटीएल लेवल पे इस तरह से लिख देते हो कि कमांड ने ये करना है, उसको लॉजिक डिजाइनर ने नीचे बैठ के एक्चुअली डिजाइन करना है कि ये सर्किट सारा चलना किस तरह से है ना। फिर कनेक्टिंग मल्टीपल रजिस्टर्स होएंगे कि वो स्टार फॉर्म में बस आ जाएगी। बस मैं इसको अब शू करना लगा। ये स्ट्रक्चरल आरटीएल थोड़ी सी लिखी हुई है, इसको छोड़ देना फिलहाल, बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि ये 12वें लेक्चर के बाद पूरे 12 से 17 लेक्चर है ही है, 5 लेक्चर है स्ट्रक्चरल आरटीएल के, वहाँ जाके पढ़ें।
एक डिवाइस लगी होती है, कभी एमसीक्यू में सुनो, बैरल शिफ्टर। बैरल शिफ्टर एक डिवाइस है जो शिफ्टिंग करती है। ये जो शिफ्ट का ऑपरेशन है ना, लेफ्ट राइट सर्कुलर शिफ्ट, ये एक डिवाइस करती है जिसको बैरल शिफ्टर बोलते हैं। डिवाइस है बकायदा। फिर स्ट्रक्चर आरटीएल छोड़ देना। लो भाई सांस लो, और देखोगे अगर ज़िंदगी बच गई है। मैं 10 मिनट और ज़रूर लगाना चाहूँगा, क्योंकि अब आज ये कुछ सब्जेक्ट समझ आना शुरू होएगा। जी सर। अभी तक तुम्हारे सामने डेटा ही डेटा रखा हुआ था। पता नहीं कितनी सारी चीज़ें तुम्हारे साथ गुजारी हुई थी उसने, लेकिन वो कोई सिर पैर नहीं बनता था। ठीक है, सिर पैर आज बनना चाहिए। वो इस तरह से सर बनना वो जो चाहिए। ऑप कोड वगैरह की बाइनरी वगैरह वो हमने खुद याद करनी है। यार याद तो नहीं कर सकते, कितना याद कर लोगे। वही मैं कह रहा हूँ। ये जवाब पास पेपर्स में से देखना। मुझे नहीं पता कितना याद करना है नहीं, लेकिन कितना ही याद कर लोगे, पागल हो जाओगे। ये सारा तो नहीं याद कर सकते। अच्छा, अभी तुम्हें लग रहा है ना कि ज्यादा है। अभी देखो आज तुम्हारे साथ होता क्या है। तो ये है आउटलाइन द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ आइजा डिजाइन। ये कहता है कि जब एक कंप्यूटर आर्किटेक्ट बैठता है और एक आइजा डिजाइन करने लगता है, विच मीन्स वो इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइन कर रहा है। वो ये फैसला कर रहा है कि मैं इंस्ट्रक्शन सेट में कितनी इंस्ट्रक्शंस रखूंगा, कितनी बिटों की रखूंगा, और उसमें कितने ऑपरेंड्स होंगे, और ये सारा कुछ। तो वो सोचता क्या है, वो किस तरीके से ये डिजाइन करता है। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स ऑफ आइजा बनाए हैं। वो कहता है कि मेरे ख्याल में वो इस तरह से करेगा, और वाकई इस तरह से करेगा कि सबसे पहले वो सोचेगा कि इस प्रोसेसर पे मैंने क्या क्या एग्जीक्यूट करवाना है। मैंने अरिथमेटिक करवानी है, लॉजिक करवानी है, शिफ्ट करवाना है, डेटा ट्रांसफर कंट्रोल, मतलब मैंने कौन कौन से ऑपरेशन करवाने हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने फैसला किया कि उसने ये 3 ऑपरेशन करवाने हैं। उसके बाद वो इनको तोड़ेगा कि अरिथमेटिक के अंदर मैंने क्या क्या अलाउ करना है। मैंने ऐड करवाना है, ऐड इमीडिएट करवाना है, सब्ट्रैक्ट इमीडिएट करवाना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। याद रहे कि तुम्हारा जो एसआरसी था वो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता था। जो तुम्हारा एसआरसी था उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। तो फिर वो सोचता है कि लॉजिक में क्या करना है। लॉजिक में वो एंड करवा देता है, और करवा देता है, नॉट यही करना है और क्या करना है। शिफ्टिंग में शिफ्टिंग करवा देता है। डेटा ट्रांसफर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा ट्रांसफर में उसने ये डिसाइड करना है कि उसने कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस अलाउ करनी है। जैसे तुमने असेंबली लैंग्वेज में जो वो पढ़ी थी पिछले सेमेस्टर में, उसमें तुमने पढ़ा था कि मेमोरी से मेमोरी अलाउड नहीं था। तुम्हें पहले मेमोरी से रजिस्टर में लाना पड़ता था। फिर अब ये क्यों नहीं था, क्योंकि आइजा डिजाइनर ने बैठ के ये फैसला किया था कि भाई उसने मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशन अलाउ नहीं करना। तो इन एनी केस तुम पहले इंस्ट्रक्शंस डिसाइड करते हो कि कौन कौन सी चलेंगी, फिर उन इंस्ट्रक्शंस के न्यूमोनिक्स बनाते हो। ये न्यूमोनिक्स आ गए। न्यूमोनिक्स मीन्स के एग्जैक्ट कमांड जो असेंबली लैंग्वेज में चलेगी। ये उसने न्यूमोनिक्स डिसाइड कर लिया कि ये कमांड मेरी असेंबली लैंग्वेज में चलेगी। इसके बाद मेरा ख्याल है इसको तुम वो दोगे, बस ऑप कोड्स दोगे। हाँ, इसके बाद ये ब्रैकेट्स में ऑप कोड्स आ गए कि इसको मैंने ये ऑप कोड दे दिया, इसको मैंने ये ऑप कोड दे दिया, इसको मैंने ये ऑप कोड दे दिया। और ये तुम्हारा आइजा कुछ हद तक तैयार हो गया कि भाई ये मेरी ऐड की इंस्ट्रक्शन आ गई, ये मेरी ऐड इमीडिएट आ गई, फलाना फलाना फलाना। ये कुछ इस तरीके से तुम गुजरते हो इस मेथड के अंदर से, और फिर जाके बात बनती है कि क्या हो रहा है। हाँ सॉरी, इंस्ट्रक्शन टाइप्स भी हैं दरमियान में, वो भी आएगी आएगी। मैं अब इसको ज़रा वो करना चाहता हूँ। लो जी, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ ना कि तुम्हें अब पता चलेगा हुआ क्या तुम्हारे साथ। ये तुम्हारा दूसरा प्रोसेसर है। ये एक था ऐसा, ऐसे 4 है। ठीक है, तो ये तुम्हारा अगला प्रोसेसर है, फैल्कन ए। फैल्कन से बनता है बकायदा कुछ, मेरा ख्याल है फर्स्ट आर्किटेक्चर टू लर्न कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्क्स, कुछ ऐसा इससे बनता है। इसके नाम से कुछ बनता है फैल्कन से ना। तो फैल्कन ए एक प्रोसेसर है। तुम क्या करोगे, तुम इसका देखोगे प्रोग्रामर व्यू। ये तस्वीर से साफ जाहिर है। इसमें टोटल 8 रजिस्टर है। रजिस्टर का साइज 16 बिट है। ज़ाहिर बात है आई आर और पीसी तो है नहीं, मोजेस रजिस्टर। इसमें मेन मेमोरी है, और इसमें ये एक नई चीज़ आ गई, इनपुट आउटपुट की स्पेस। ये वो पोर्ट्स होते थे यार असेंबली लैंग्वेज में, याद है पोर्ट्स होते थे जिनकी मदद से इनपुट आउटपुट करते थे। ये वो चीज़ थी। तो फैल्कन ए का हमने वो देखा, प्रोग्रामर व्यू देखा, तो हमें जाना पहचाना लग रहा है। बस खास बात ये है कि इसमें सिर्फ टोटल 8 रजिस्टर है और 16 बिटें हैं, और कुछ इनपुट आउटपुट वाली एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही। वेरी गुड। तो अब हम ज़रा इसको खोलना शुरू करते हैं। तो अब हम इसकी आइज़ा देखना शुरू करते हैं।
आइज़ा में हमें पता चलता है कि 4 टाइप्स हैं, लेकिन इसको कहते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। उसमें टाइप ABCD थी शायद, पता नहीं क्या थी। हाँ, ABCD। इसमें टाइप 1, 2, 3, 4 कहते हैं। ऑपकोड अभी भी 5 बिटों का है, शुक्र है। और बाकी वो रजिस्टर्स हैं और कॉन्स्टेंट्स और वो सारा कुछ। अब इसमें पढ़ाने वाला कुछ नहीं है, बस ये तुम्हें अब समझ आ गई कि ये क्या है। इसके बाद क्या होएगा, इन सारी टाइप्स को खोल के देखेंगे। वेरी गुड। तो टाइप 1 में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन हैं? NOP, रीसेट, हॉल्ट, इंट, आईरेट। फजूल है, कुछ भी नहीं है। टाइप 2 से देखना शुरू करो, यहाँ से हैं जो काम करने हैं। एक इंस्ट्रक्शन है मूव इमीडिएट। वो क्या करेगी, वो इमीडिएट ऑपरेंड 56 यानी एक्चुअल वैल्यू उठाएगी और R3 में डाल देगी। जो नई चीज़ें हैं वो ये 2 इंस्ट्रक्शन हैं, इन और आउट। ये SRC में मौजूद नहीं है। SRC में इनपुट आउटपुट की स्पेस ही नहीं थी ना, उसमें पोर्ट्स वाला चक्कर ही कोई नहीं था। तो इन और आउट की 2 इंस्ट्रक्शन। अब अगर मैं कहता हूँ इन करो R357, तो इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ कि पोर्ट नंबर 57 से पढ़ो, पोर्ट नंबर 57 ऐसे लिखते हो। पोर्ट नंबर 57 से पढ़ो और पढ़ के R3 में डाल दो। अब अगर इधर M लिखा होता तो इसका मतलब है कि मैं मेमोरी से पढ़ रहा हूँ, और अगर IO लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मैं पोर्ट से पढ़ रहा हूँ। जंप्स हैं, ये अब सारा वही होएगा, मतलब जो पीछे से चल रहा है। तो मैं अब रुकने लगा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कल तक के लिए एक होमवर्क देना चाह रहा हूँ। ये सब वही है कि मतलब तुमने इंस्ट्रक्शंस देखनी है, पीछे से टाइप देखनी है, टाइप देख के ये टेबल भर देनी है कि क्या है। लेकिन है अच्छी, इंटरेस्टिंग है। अगर कहोगे तो कर दूंगा, वरना कोशिश करोगे यहाँ तक पहुँच ही जाओ। लेक्चर 8 नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। मैं कर दूंगा कल, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे रुको, लेक्चर 8 के एंड तक कोशिश करो कि रीडिंग कर लो, ठीक है। सारी हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं होती तो जितनी कर सकते हो उतनी तो करो ना।